मैम प्रणाम। खुश रहिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जी मैम। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा कि संगीत में शोध की क्या दिशाएं हैं, किस दिशा में हम अपना कार्य कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो जिनमें संभावनाएं हैं और जिनमें संभावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। क्योंकि जैसा आप लोग सब जानते ही हैं कि शोध का हमेशा कोई नया एक वो होना चाहिए, शोध के लिए कोई एक नया रास्ता होना चाहिए। नया रास्ता इन द सेंस कि पूर्व में हुए किए गए शोध से कुछ डिफरेंट हमको अपने शोध में करना है। तो उसके लिए जो हम नई संभावनाएं खोजनी है वो हमें ढूंढना है। और क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही जिज्ञासापूर्ण है और वो अपनी जो उसका जो कनेक्शन है अपनी सृष्टि के साथ, अपनी आत्मा के साथ और जो अपने ईश्वर के साथ, उसी के आधार पर वह अपने जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करता है। और जगत में वह क्यों है, मेरा इस जगत से क्या संबंध है आदि प्रश्न, इनके उत्तर खोजने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है। और भौतिक आध्यात्मिक रहस्यों के तथ्यों को जानने के लिए मानव अपनी जो नॉलेज है उसकी लगातार अभिवृद्धि करता रहता है। और इसी जो मानव की जो ज्ञान की जो उसकी जो खोजने की जो पिपासा है उसको शांत करने के लिए वे नित नए शोध करता रहता है। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो हम देखते हैं कि जो जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी प्रोग्रेस हुई है, वो सब हमारे किसी न किसी शोध का ही परिणाम है। और जो हमारे जो आज हम जिस रूप में है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट का के ही परिणाम स्वरूप हम आज यहाँ पहुंचे हैं। तो जो हमारे संस्कृति के विकास के लिए, जो हमारी परंपराओं के विकास के लिए और हमारे स्वयं उत्थान के लिए अनुसंधान एक मतलब अनुसंधान हमेशा से आवश्यक एक नीड रही है। और अनुसंधान नए सत्यों की खोज द्वारा हमारी अज्ञानता को समाप्त करता है। और हम जो कार्य करते हैं, सत्य हमें जो हम सत्य की खोज का जो कार्य करते हैं उसकी जो विधियां हैं, वो हमें शोध करने की जो विधियां हैं उससे हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो हमें निष्कर्ष के रूप में हमें जो परिणाम प्राप्त होता है। तो अनुसंधान के महत्व का जब हम एक वो क्राइटेरिया एक निश्चित करते हैं तो उसके तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज न केवल शिक्षा शास्त्री बल्कि वैज्ञानिक होना चाहिए। कभी कभी होता है कि सिर्फ इन मामलों पर अपनी राय देने के लिए कहा जाता है जिन पर हमें उनके विचार से हेलो श्रुति, श्रुति आपके उसमें अब स्पीकर ऑन है। लगभग जटिल प्रश्नों को टालना चाहिए। उत्तर पता मत को जल्दी से पढ़ सके, उसका अर्थ समझ सके और बिना किसी कठिनाई के उत्तर के विषय में सोच सके। नकारात्मक प्रश्नों से बचना चाहिए। नकारात्मक एक्सक्यूज मी,
किसके किसी का स्पीकर ऑन है जहां से आवाज आ रही है? क्या कोई और भी क्लास साइमल्टेनियस चल रही है? एक्सक्यूज मी। हेलो। सॉरी मैम, मेरा ऑन रह गया था, मैंने ऑफ कर लिया है। नहीं तो कोई और क्लास भी चल रही है? नहीं मैम, कोई और क्लास नहीं चल रही है, मैं लिख रही थी ना, तो मैं बोल के थोड़ा सा लिख रही थी, शायद इसलिए आप तक वो बातें रिपीट हो रही थी। ओके। इसीलिए जी मैं आपको फोन लगा रहा था श्रुति जी। जी 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 जी, मैंने बंद कर लिया, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। ओके। लेकिन आई थिंक कि अगर क्लास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो ना ही ज्वाइन करो फिर। मैम क्लास तो ये इम्पोर्टेंट है, आप जो बता रही थी मैं उसी को ही लिख रही थी, तो मैं ओके। थोड़ा सा बोल के लिख रही थी, इसलिए आप तक वो बात रिपीट होके जाने लगी। अच्छा अच्छा, सॉरी। ओके चलो। जी जी अ, मैम। ठीक है। तो हम लोग अनुसंधान के महत्व का जो आकलन कर रहे थे, तो उसमें हम देखते हैं कि अनुसंधान केवल अब एक क्षेत्र में या किसी सब्जेक्ट में ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान में, कृषि में, साइंस में, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, आर्कियोलॉजी में, सभी क्षेत्रों में शोध कार्य किए जाते हैं, किए जा रहे हैं। और अनुसंधान का कार्य किसी भी विषय पर हो सकता है। सिद्धांतों के स्तर पर जब शोध कार्य की प्रणाली में विशेष अंतर हम नहीं करते हैं, और शोध चाहे विज्ञान हो या कला हो, ज्ञान की कोई भी शाखा हो, सभी विषयों में अनुसंधान की बहुत संभावनाएं हैं। विषय अलग होगा तो उसका तथ्य भी अलग होगा, और तथ्यों की पहचान भी सब विषयों के लिए समान रूप से आवश्यक है। तो अनुसंधान अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण फाउंडेशन रखता है, महत्वपूर्ण आधार होता है। और अनुसंधान के माध्यम से जो प्रचलित प्रथाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनको समुन्नत बनाने का जो प्रयास किया जाता है। और संगीत के क्षेत्र में जो अनुसंधान का एक क्षेत्र जो विकसित हुआ है, वो संगीत शास्त्रियों और संगीतकारों का ध्यान इसमें बहुत बाद में इस पर आकर्षित हुआ। और इसीलिए संगीत के सभी क्षेत्रों अनुसंधान के लिए अभी भी ओपन है, खुले हैं, जिसमें एक क्रमबद्ध और सुनियोजित और थोड़ा क्रिएटिव अनुसंधान करने की आवश्यकता अभी भी हमें दिखाई देती है। और जो आज का पीरियड है मॉडर्न टाइम्स में, संगीत की शिक्षा का, जहाँ जो हमारे अब स्कूली शिक्षा और विद्यालयों में और कॉलेजेस में एक जो आवश्यक अंग बनता जा रहा है, वहाँ इस क्षेत्र में अनुसंधान की, शोध की एक अत्यंत आवश्यकता है, जिससे इसे नई दिशा मिल सकती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संगीत केवल अब एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि जन साधारण का जो ये विषय बन गया है, और शिक्षण का भी एक अभिन्न अंग बनकर हम स्टूडेंट्स के कैरेक्टर बिल्डिंग में और उनके सर्वोन्मुख, उनके जो है चारों तरह से उनकी अपब्रिंगिंग में, उनके विकास में जो सहयोग प्रदान करता है, वो उसके म्यूजिक के अब हम क्वालिटीज को समझने लगे हैं। और संगीत में जो अनुसंधान का जो क्षेत्र है, वो बहुत ही विस्तृत होता जा रहा है। और आधुनिक युग में भारतीय संगीत शास्त्र के क्षेत्र में जो बहुत काम हुआ है, इसमें भारत का प्राचीन संगीत जो लिपिबद्ध रूप में नहीं रखा गया, फिर और यदि रखा भी गया तो प्राप्त नहीं होता है,
मतलब हमारा जो प्राचीन संगीत है उसको, उसकी स्वर लिपि हमें आज प्राप्त नहीं है। तो संगीत सांगीतिक स्वर लिपि के आधार पर प्राचीन संगीत का जो स्वरूप निर्धारण है या संकलन संग्रह है, संपादन है, आज कुछ भी संभव नहीं है। प्रायोगिक संगीत गायकों वादकों के पास मौखिक परंपरा से चला आ रहा था, जो अशिक्षित होने के कारण उसको स्वयं लिपिबद्ध नहीं कर सकते थे और थोड़े से रिजिड भी थे, करने भी नहीं देना चाहते थे। समाज में संगीत का स्थान जो वैदिक काल में था, तो धीरे धीरे उसका पतन भी होता गया, उसको हेय भी माना जाने लगा और इसीलिए इस क्षेत्र में जो कुछ काम करना लगभग था वो असंभव था। प्राचीन ग्रंथों की जो शैली के कारण प्राय पिछले जो 100 वर्षों से जो लक्ष्य और शास्त्र का जो संबंध जो हमारा जो था वो इतना मुश्किल हो गया कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए जो आगे भी आए तो उनके पास प्राचीन शास्त्रों को समझने की जो मतलब कठिनाई उत्पन्न हुई प्राचीन शास्त्रों को समझने की। तो ऐसी धारणा बन गई कि प्राचीन सिद्धांतों का आधुनिक लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। मतलब हमारे लिए वो प्राचीन ग्रंथ किसी वैल्यू के नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राचीन सिद्धांतों का निरूपण सबने और अब सबने अपने अपने ढंग से किया। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा आधुनिक संगीत अभी चल रहा है, विद्यमान है। इसलिए पिछले कुछ सालों में जो प्राचीन सिद्धांतों का जो हम यथारूप समझने की जो कोशिश करते हैं, कुछ सफल प्रयास हुए हैं, तो उसमें जो प्राचीन ग्रंथों की पांडुलिपियां हमें जो प्राप्त नहीं है और जो प्राप्त हैं वो खंडित हैं, पाठ भी भ्रष्ट हैं, तो उनको समझना बहुत कठिन है। तो इसी कारण है, यही कारण है कि जिसकी वजह से हमको लगता है कि प्राचीन सिद्धांतों को कैसे जो है कोई एक ग्रंथ जो प्राप्त हो जाए जिसके आधार पर हम सब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ सकें। तो संकलन और संपादन के क्षेत्र में अभी भी बहुत काम शेष है। सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आधुनिक एक जो हमारा संगीत को लेकर लक्ष्य है, जिसको ध्यान में रखकर हम प्राचीन सिद्धांतों का उपयोग स्थिर कर सकते हैं और प्रयोगात्मक कला के स्वरूप की कुछ विशेषताएं और कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारी शोध की पद्धति होगी दूसरे विषयों से थोड़ा भिन्न होगी। क्योंकि इन कलाओं में, क्योंकि संगीत सबसे ज्यादा अमूर्त है कलाओं में, जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो संगीत कला है उसमें इसको अमूर्त कला माना जाता है और इसमें शोध का जो स्वरूप है वो अन्य कलाओं के विषयों से थोड़ा अलग होता है और यह एक नेचुरल है कि हम इसको सारे बाकी शोधों बाकी विषयों के शोध का हूबहू इसमें हम इस उस उनके शोध की तरह से अपना शोध नहीं कर सकते। तो इस कारण संगीत में शोध जो प्रविधि है, जो मेथोडोलॉजी है, को ध्यान देना होगा और जो अन्य प्रयोगात्मक कलाओं से जो विद्याएं और शास्त्र जुड़े होने के कारण संगीत का अध्ययन संपूर्ण करना बहुत जरूरी है। तो संगीत में सही ढंग से शोध करने के लिए यह बोध होना जरूरी है कि शोध पद्धति कैसी हो, शोध की क्या सीमाएं हैं, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, जनजातीय संगीत, इंटरडिसिप्लिनरी शोध और प्रयोगात्मक शोध, इनका इस पर आधारित शोध, मतलब इसमें पाठ संशोधन के सिद्धांत और समस्याएं, ऐसे भी कुछ पक्ष हैं जिन पर विचार करके हम संगीत से अन्य कलाओं का संबंध जोड़ते हुए अनुसंधान की दृष्टि से अनेक प्रयोग कर सकते हैं।
और क्योंकि संगीत में जो शोध की जो समस्या पर जब हम चिंतन करते हैं तो संपूर्ण विधाओं पर शोध की दिशा से अलग उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि संगीत सभी विद्याओं से पूर्ण रूपेण जुड़ा हुआ है। मैम लेकिन जो हम हाँ बताइए। मैम जो हम लोगों की रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास चल रही मैम, हाँ रिसर्च मेथड्स की, उसमें सब मिला जुला के पढ़ाया जाता है, तो पता नहीं चल पाता कि हम लोगों के लिए कौन सा उपयोगी है कौन सा नहीं उपयोगी होता हाँ, ये अभी हम आगे थोड़ा सा ये करेंगे बात इस विषय में। लेकिन हमको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उसी को आधार लेकर अपनी संगीत कला के शोध को मतलब हमको साइंटिफिक भी बनाना है, और हमको जो आधुनिक प्रक्रिया शोध की है उनके नियमों के अनुसार चल के हमको अपने शोध को पूर्ण रूपेण एक साइंटिफिक शोध के रूप में प्रस्तुत करना है। तो वो एक जरूरी आजकल हो गया है। तो इसलिए जो आप मेथोडोलॉजी में पढ़ रहे हैं उसको भी अपनी शोध में कैसे इम्प्लाई करेंगे, वो हम अभी आगे देखते हैं कि कैसे उसको इम्प्लाई किया जा सकता है। तो जो ये हमारा जो संगीत है जो भारतीय विद्याएं हैं, तो मूल रूप से जो इनका विषय का जो हमें थोड़ा आभास मिलता है वो हम जो जिन पद्धतियों से प्रचलित प्रचलित है, मतलब हम परिचित हैं, वे एक एक दूसरे की जो चिंतन धारा हम लोगों की विकसित हुई। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि संगीत एक प्रयोगात्मक कला है, और प्रयोगात्मक कला होने के कारण शास्त्रों पर जो शोध के क्षेत्र है और उसकी जो मेथोडोलॉजी है उस पर विचार करना, उसको अन्य पद्धतियों के साथ एकीकृत करना, यही हमारे शोध की दिशा होनी चाहिए। और शिक्षा विदों का जो है ये कर्तव्य है कि वो हमारे मतलब इस शोध को अन्य शोधों की तरह भी मान्यता प्रदान करें और इसको भी साइंटिफिक शोध की श्रेणी में रखें। और प्रयोग परक जो हमारे जो डिसिप्लिन्स है वो एक तो पहले तो जो है लिखित परंपरा, और दूसरी मौखिक परंपरा, दोनों का आधार लेना पड़ेगा। संगीत क्योंकि एक मौखिक परंपरा है, तो इसमें जो प्रयोग परक शास्त्र है और पूरी तरह हमारी जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, आप देखिए वही सब शास्त्र में भी लिखित परंपरा के रूप में होता है। तो लिखित और मौखिक दोनों के प्रमाण को सुरक्षित रखते हुए जो हमारे पास आया, वह पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका जो हमें हस्तांतरित होता चला गया, और एक उसका क्या कहते हैं कोडिफिकेशन हो गया। और जो ये है मतलब हमारे पास जो ये संगीत हमारे आज प्राप्त हुआ है वो लिखित कम मौखिक रूप में ज्यादा हस्तांतरित हुआ है। और गुरु शिष्य परंपरा से जो के विभिन्न रूपों में जो विकसित होती हुई निरंतर जो परिवर्तन आदि प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ एक चिंतन धारा के रूप में उसने हम अस्तित्व बनाया हुआ है। और जो एक निश्चित और सुसंगत और बिना मतलब अनचेंजेबल, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको एज इट इज हम परंपरागत रूप से अपनाते चले आ रहे हैं। और प्रयोगात्मक कला के अंदर एक बहुत बड़ा जो गुण होता है वो ये है कि उसमें ज्यादातर जो विषय है ज्यादा वो प्रायोगिक होने की वजह से हमें उसको शास्त्र के अध्ययन में भी उससे सहायता प्राप्त होती है। और जो जैसे ये दृश्य कलाएं हैं जिसमें चित्रकला है, उसमें आज जो अध्ययन विकसित रूप का जो
अध्ययन का जो परिवर्तन जो विकसित हुआ है, जो साहित्य में, उससे कम, मतलब हम कहने का मतलब है कि हमारी जो कला है वो अमूर्त कला है और अन्य कलाओं से भी उनका कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। साहित्य में जो उससे कम और परिवर्तन हुए हैं, और हमारे जो संगीत में जो दबाव है वो गायन, वादन, नर्तन के पक्ष में जो हुआ है, उसमें हमको सबके साथ जो एक कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है अपने शोध में, वो हमारी अमूर्तता की वजह से थोड़ा सा एक बाधा उत्पन्न करता है, बाधक होता है, क्योंकि संगीत टोटली अमूर्त कला है। तो शोध की जो पद्धति अन्य किसी भी अनुशासन में प्रयुक्त होती है, उसे उसी रूप में यदि संगीत में लागू करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ेगी। तो जो ये हमारे संगीत है, जो एक श्रव्य कला है, उसके प्रयोग जो है प्राचीन काल में हुए, उन्हें सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं था। उपाय जो था वो लेखन था। तो श्रव्य कलाओं का लेखन रूप अत्यंत कठिन है। पारंपरिक रूप से जो कुछ गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ, उसमें कुछ रहा विद्यमान और कुछ देश और काल के का भेद में बदलता चला गया। जो प्रयोग नितांत अमूर्त हैं, उनको सुरक्षित रखना अत्यंत ही मुश्किल होता है। तो जो हमारे पूर्व के गायक हैं, हम आज उनको मुश्किल से ही सुन पाते हैं। इससे पुराने कुछ प्रयोग हैं जो कुछ अनुमान जैसे हम लोग भित्ति चित्रों, मूर्तियों के माध्यम से लगाते हैं, लेकिन संगीत का अंदाजा तो वहां से नहीं लगाया जा सकता। स्वर लगाव कैसे लगाने का क्या तरीका था, क्या एक्चुअल स्वर थे, तो उसके विषय में सांगीतिक शोध का जो सामान्य रूप हम निर्धारण करें, तो उसमें यह विचारणीय बात इम्पोर्टेंट है। यह बात सोचनी बहुत जरूरी है। शोध की समस्या चाहे प्रयोगात्मक हो या विवरणात्मक हो, यह आवश्यक है कि उसका अध्ययन एक सुनियोजित और क्रमबद्ध पद्धति के माध्यम से हो। समस्या का चयन, तथ्यों का आकलन, उनका सूक्ष्म निरीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण अन्य किसी भी अनुशासन की शोध मेथोडोलॉजी में, शोध प्रविधि की भांति ही करना अपेक्षित है। तभी संगीत में शोध को हम अन्य शोधों से जनरलाइज कर पाएंगे, उनके साथ सामान्यकरण हो पाएगा, जब हम उसी प्रकार की शोध विधि को फॉलो करेंगे। तो संगीत के शोध की जो दो धाराएं हैं, उसमें एक शास्त्र की है और दूसरी प्रयोग की। प्रयोग में जो दो क्राइटेरिया हैं, उनके बीच जो डिफरेंस है, उसको खोजने की जो है समस्या है, उसको पुनः शास्त्र को प्रयोग करके उनके पदों से और प्रयोग के जो रिजल्ट है वो शास्त्र के पदों से दोनों को मिलाकर करने की आवश्यकता है। और इसलिए संगीत में जो शोध की जो मेथोडोलॉजी है, वो हमें अपने अनुसार ही थोड़ी सी मॉडिफाई करनी होगी। अनुसंधान करने के लिए हमें अपने उपकरण बनाने होंगे, और जो उपकरण उपलब्ध हैं उनको परिष्कृत करके उन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार उनको ढालना और उनको उपयोग में लाना भी आवश्यक है। तो शोध का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो ज्ञान को आगे बढ़ाना है और शोध द्वारा किसी अज्ञात को खोजना, अज्ञात तथ्य को खोजना, उसको उद्घाटन करना, उस बात को, उसका विश्लेषण करना, उस पे फिर से विचार करना, जिससे उसके प्रति हमारी जो समझदारी है वो अधिक स्पष्ट हो सके, या उससे जुड़ी हमारी जो भ्रांतियां हैं उनका हम निवारण कर सकें। यही ज्ञान को आगे बढ़ाने का
अर्थ हो सकता है। तो अनुसंधान की कोई पद्धति हो, कोई क्षेत्र हो, कोई भी समस्या हो, उसकी प्रकृति हो, विशिष्ट शैली के अनुरूप ही पहले उसका डेटा कलेक्शन, उसकी प्रक्रिया, मेथोडोलॉजी का विश्लेषण पद्धति सब इसी पर आधारित होती है। एक फेमस वो है साइकोलॉजिस्ट जॉन बेस्ट, वे कहते हैं कि actually all research involves the element of observation, description, and the analysis of what happens under certain circumstances. A rather simple 3-point analysis may be used to clarify all types of research. Practically all studies fall under one or a combination of 3 टाइप्स। तो मतलब उनका कहना है कि 3 टाइप की रिसर्च हो सकती हैं, जिसमें हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मतलब ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक। तो ऐतिहासिक अनुसंधान यह दर्शाता है कि क्या था। इस प्रक्रिया द्वारा भूतकाल में हुई घटनाओं का विवरण, खोज, विवेचना, व्याख्या, विश्लेषण, फिर निष्कर्ष और फिर जनरलाइज किया जाता है कि जो भूतकाल को समझने में और वर्तमान में प्रस्तुतिकरण करने तथा कुछ मतलब कि दोनों कालों को कैसे हम वर्तमान काल में उसका अपनी फाइंडिंग से भविष्य के लिए अनुमान लगाने में वो फाइंडिंग्स हमारी सहायता प्रदान कर सकती हैं। इसके बाद जो वर्णनात्मक अनुसंधान है, उसका तात्पर्य होता है कि वर्तमान में क्या है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्तमान में उपस्थित जो घटनाएं हैं उनका विवरण खोजना, विवेचना, विश्लेषण, व्याख्या और फिर निष्कर्ष प्रस्तुत करना, ताकि इस जो इनका परिवर्तनीय जो चीजें हैं, परिवर्तनीय जो घटनाएं हैं, अपरिवर्तनीय जो घटनाएं हैं, घटक हैं, उनके माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके और वर्तमान परिस्थितियों से उनका संबंध भी स्थापित किया जा सके। तो इसके बाद जो है प्रयोगात्मक अनुसंधान है। प्रयोगात्मक शोध का जो उद्देश्य है वो यह दर्शाता है कि क्या होगा यदि कुछ घटकों को कंट्रोल कर लिया जाए और या उनको परिवर्तित कर दिया जाए। तो इसका मुख्य जो केंद्र घटक का होगा वो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना होगा। प्रयोगात्मक शोध के जो मुख्य अंग होते हैं वो परिकल्पित अनुसंधान के समान होते हैं और सांगीतिक अनुसंधान के सभी क्षेत्र इस सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। संगीत प्रयोगात्मक कला होने के कारण इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके लिए विशिष्ट शोध प्रक्रिया और मेथोडोलॉजी की आवश्यकता होती है। संगीत में शोध की कई दिशाएं हो सकती हैं। अब पहला, जैसे अभी हम लोगों ने इस 3 प्रकार के शोध देखे, तो इसमें संगीत में ऐतिहासिक शोध भी हो सकता है और ऐतिहासिक अनुसंधान का जो लक्ष्य होता है वो अतीत में संगीत की परिस्थितियां, क्या मान्यताएं थी, परंपराएं थी, पद्धतियां एवं उनके क्रमिक विकास का पता लगाना है। ऐतिहासिक अनुसंधान मानव की अपने पूर्वजों के विषय में जानने की जो स्वाभाविक इच्छा से होती है उससे प्रेरित होता है। कुछ लोगों का मत होता है कि यह खोज केवल एक मानवीय लालसा की ही है, मतलब कि हम जानना चाहते हैं कि पूर्व में क्या था, वरना इससे कुछ हमें इसका वास्तविक लाभ एक्चुअली
नहीं होता। अतीत का जो अध्ययन हमें वर्तमान परिस्थितियों को समझने में सहायता प्रदान करता है। इतिहास के अध्ययन से, चाहे वह किसी भी काल का क्यों ना हो, अपने पूर्वजों की रचनाओं पर, कृतियों पर हमें गर्व करने का अवसर प्राप्त होता है, हमें प्रेरणा मिलती है। विद्वान विद्वानों का ये मत है कि ऐतिहासिक अध्ययन हमें न केवल वर्तमान को समझने में बल्कि भविष्य के लिए भी योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो हमारे देश का जो प्राचीन काल का संगीत का इतना गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक इतिहास है, उसको भली भांति जानना आवश्यक है। संगीत के इतिहास के पक्ष में अनुसंधान की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे लुप्त हुए हुए तथ्यों को और इस गौरवशाली कला को फिर से प्रकाश में लाया जा सकता है। कोई भी कला क्यों ना हो, उसे हमें अपनी परंपरा के वातावरण में ही हम देख सकते हैं, और इसकी जो ऐतिहासिक व्याख्या होती है वह भी बहुत आवश्यक होती है। यदि यह परंपरा से अलग कर दी जाए तो उसे हम जीवित कला नहीं कह सकते। संगीत पर जब यह बात विशेष रूप से लागू होती है, तो भारतीय संगीत का इतिहास जब हम देखते हैं तो उसकी जो प्राचीनता है वो हमारे हिंदुस्तानी संगीत की जो आध्यात्मिकता है और भावात्मक जीवन जो हमें दिखाई देता है अपनी परंपरा में, वो हमारी कला का एक महत्वपूर्ण अंग है। और कलात्मक अनुभूतियों को इसी कला से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। यदि कला सौंदर्य उपासना का सजीव प्रतीक है और उसका अमर माध्यम है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदुस्तानी संगीत की प्राचीन कला, जिसका जन्म वैदिक युग में हुआ था, हमारी आध्यात्मिक और रसात्मक भावनाओं से पूरी तरह से संबंधित है। इसलिए जब हम उनके पूरे इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि उसके ऐतिहासिक वातावरण और उसकी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी कला के दृष्टिकोण से पूरा निरीक्षण और अध्ययन किया जाए। किसी कला के गौरवशाली अतीत काल का केवल स्तुति गान करना ही काफी नहीं है। उसके गुणों को, उसकी विशेषताओं को, उसका कलात्मक विश्लेषण करना भी परम आवश्यक होता है। उसके व्यवहारिक पक्ष पर भी दृष्टि डालनी होती है। इसके व्यवहारिक पक्ष का जो सजीव ढांचा, बगैर उसे जाने हुए हम उसकी प्रगतिशील शक्तियों का कोई ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हो सकता। प्राचीन संगीत का अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें उसकी जो उसके अंदर एक अमर तत्व जो विद्यमान है उसका ज्ञान हो। किसी भी कला की जो प्रगतिशीलता है उसका अध्ययन करते समय हम उसकी परिवर्तनशीलता का भी पता लगाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत कला का जो हम समझते हैं कि उसका अध्ययन होना चाहिए, वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक सभी परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि भारतीय संगीत प्राचीन संगीत पद्धतियों में से एक है, परंतु इसका जो इतिहास का विवरण है वो हमें पूर्णतः प्राप्त नहीं होता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि संगीत के इतिहास से संबंधित जो स्रोतों का अध्ययन है उनको पूर्णतः नहीं किया गया है। इतिहास केवल घटनाओं का विवरण ही नहीं देता, बल्कि उन घटनाओं के माध्यम से समाज और राष्ट्र के सांस्कृतिक रूप को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो संगीत ग्रंथों की जो प्राचीन असंख्य पांडुलिपियां जो अप्रकाशित हैं, संगीत इतिहास लिखने के लिए इन पांडुलिपियों का फिर से अध्ययन करना अनिवार्य है। तो परंपरा जो हमारा है, जो परंपरागत हम अन्वेषण करते हैं, उसमें इन ऐतिहासिक
इस ऐतिहासिक शोध की आवश्यकता उसमें हमें पड़ती है। और परंपरा शब्द इतिहास जो है वो हमारी विभिन्न स्थितियों में एक तत्व या विचार की प्रवृत्ति का द्योतक होता है। यदि कोई मतलब हम जब किन किन युगों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें जो मानव मन में जो हमारे चेंजेस हुए, जो परंपरा के अनुसार परिवर्तन हुआ, उसका अन्वेषण, उसका शोध हमें अपने पारंपरिक अध्ययन से प्राप्त होगा। तो जो उसका जो आरंभिक बिंदु होगा वो पूर्व परंपरा के जो अज्ञात विषय हैं उनका अनुमान लगाने से होगा, और परंपरा का जो अन्वेषण का जो दूसरा बिंदु होगा वो हमारी जो हम परिणाम प्राप्त करेंगे उस पर आधारित होगा। तो मान लीजिए हमें किसी भी परंपरागत विषय पर कोई शोध करना है, तो हम सबसे पहले उसका उद्भव और विकास, कहाँ उद्भव हुआ और उसका वो कैसे विकसित हुआ, और आज जिस फॉर्म में हमें प्राप्त है वो किन चरणों से होकर वो गुजरा। तो इस शोध का जो विस्तार होगा उसके उसको विषय को सीमित करना पड़ेगा, उसका उद्भव और विकास की क्या की सभी प्रवृत्तियों को, उसका जो वो क्या किस विधा मतलब कौन सी विधा का हम करना चाहते हैं, इन सब बातों को देखते हुए मतलब उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि ठुमरी की उत्पत्ति और उसका विकास देखें, या ध्रुपद की उत्पत्ति और उसका विकास, तो वो हमें यही ऐतिहासिक अध्ययन के माध्यम से होगा, परंपरागत अध्ययन के माध्यम से हम उसे कर पाएंगे। फिर जो शास्त्र म्यूजिकोलॉजी है, संगीत शास्त्र है, उस पर उसका अध्ययन भी उस पर आधारित शोध भी किए जा सकते हैं, जिसमें गीत और वाद्य के साथ नृत्य पर भी विचार किया जा सकता है। क्योंकि जो म्यूजिकोलॉजी जो है उसमें हम पूरे समस्त तीनों संगीत की समस्त विधाओं का उसमें समावेश कर सकते हैं, और यह इस रूप में हम जो भारतीय संगीत के शास्त्र का जो निर्माण अभी तक नहीं हुआ है उसके सिद्धांतों को अपनी आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। और भारतीय संगीत पद्धति जो अत्यंत ही सूक्ष्म है और जो दर्शन और योग पर आधारित है, तो ये संगीत शास्त्र है, म्यूजिकोलॉजी का जो आधुनिक स्थूल वैज्ञानिकरण और उपकरणों के द्वारा इसको आधारित कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में जो अनुसंधान है वो अत्यंत ही वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित होता है। तो क्योंकि संगीत एक अमूर्त कला है, हम किसी अन्य अनुशासन में प्रयुक्त जो शोध प्रक्रिया है उसको जैसा का तैसा संगीत के शोध में लागू इस में कर सकते हैं, लेकिन इस विरोधाभास को, इस जो हमारे दो अन्य विषयों से उसका जो कंपैरिजन करते हैं उनमें हमारे जो संगीत है कि अगर हम पूरा एज इट इज किसी दूसरे शोध के अनुसार चलेंगे, उन्हीं की मेथोडोलॉजी पर चढ़ेंगे, तो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें छूट भी सकते हैं। तो शास्त्र में और प्रयोग में दोनों में अंतराल जो आएगा वह हमारी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए संगीत क्योंकि प्रयोग शास्त्र है, संगीत केवल पढ़ने वाला विषय नहीं है, तो इसका जो प्रयोगात्मक ललित कला के रूप में उसका अध्ययन हम मानव संस्कृति के उद्भव से कर सकते हैं।
और किसी भी देश या जाति की, किसी भी युग की संस्कृति, उसकी की बौद्धिक क्षमता का, बौद्धिक दशा का जो है, जो आकलन हो सकता है, वो संगीत शास्त्र की विवेचना से किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लक्ष्य लक्षण युक्त संगीत शास्त्र के अध्ययन से ही उसका अध्ययन कर सकते हैं। राग द्वेष तथा पूर्वाग्रहों की भावना से रहित होकर उसको एक पारिभाषिक शब्दावली का चिंतन, मनन, विवेचन, संगीत शास्त्रीय शोध के आधार पर अपने लक्ष्य का निर्धारण हम कर सकते हैं। तो संगीत की किसी भी प्रणाली का मूल्य उसकी पद्धति के अध्ययन, उसकी परंपरा पर विचार, उसकी प्रचलित परिपाटी में जो क्रियात्मक रुचि के द्वारा ही हम उसको समझा सकते हैं। प्रत्येक संगीत पद्धति का भूत, वर्तमान और भविष्य है, इसीलिए उसके इतिहास, उसके व्यवहार और उसकी संभावनाओं पर गहन विचार करके ही हम उसके महत्व को समझ सकते हैं। तो संगीत शास्त्र के शोध की जो समस्याएं होंगी, उनको मुख्यतः 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक तो संगीत शास्त्र का विवेचन, जिसमें क्या होगा, संगीत के तकनीक विषय जैसे स्वर, ग्राम, राग, ताल, संगीत पद्धतियां, मूर्छना, जाति, ग्राम, इन सब बातों का विस्तृत विवेचनात्मक शोध किया जा सकता है। उसके पश्चात दूसरा संगीत का जो समाज शास्त्रीय अध्ययन है, उसका सोशल रिलेशन ऑफ म्यूजिक, ये हम कर सकते हैं। तीसरा हम देख सकते हैं कि संगीत शास्त्र में संगीत के मूल तत्व, ऐसे शोध में संगीत के मूल तत्वों का जो अध्ययन किया जाएगा, उसमें ध्वनि संगीत को हम बेस लेकर चल सकते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि के सिद्धांत, ध्वनि को ग्रहण करना आदि विषय इस प्रकार से इस शोध के अंतर्गत आ सकते हैं। कल भी जब हम नाद या ध्वनि के विषय में पढ़ रहे थे, तो किसी ने पूछा था कि मैम, इन सब चीजों को का हमारे शोध में क्या महत्व है। तो हमारे शोध में यही महत्व है कि हम ध्वनि विज्ञान से संबंधित भी अपने शोध की दिशा निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि भारतीय संगीत के जो भौतिक पक्ष में अनुसंधान का एक जो बड़ा क्षेत्र है, उसमें ध्वनि विज्ञान का ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह ज्ञान बहुत ही अनिवार्य है, एसेंशियल है। तो अनुसंधान का यह मार्ग ना तो नया है और ना ही विलक्षण है, क्योंकि हमारे प्राचीन विद्वान शारंगदेव, मतंग आदि ने संगीत का उद्देश्य जब जनसाधारण को उनको बताया, तो शारंगदेव ने संगीत के लिए अनाहत नाद का जो निराकरण किया, उससे संगीत के रहस्यों को, संगीत शास्त्रियों को उसके नाद के रहस्यों का ज्ञान हुआ। और जो प्राचीन काल में ध्वनि विज्ञान की जो 2 शाखाएं थी, एक संगीत शास्त्र और दूसरा भाषा शास्त्र, या जिसे हम कहते हैं व्याकरण। तो दोनों शास्त्र के जो प्रणेता थे, बहुत बार एक ही व्यक्ति होते थे, जैसे वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, नारद, कश्यप, पाणिनि, ये सब जो उच्च कोटि के जो ग्रंथकार थे, वो संगीत शास्त्र और व्याकरण दोनों में ही समान रूप से अधिकार रखते थे। तो व्याकरण को जो हमारे यहाँ केवल भाषा के नियमों का शास्त्र नहीं माना गया, बल्कि ध्वनि विज्ञान के
गूढ़ तत्वों का भी प्रतिपादन उनके द्वारा किया जाता है। ध्वनि विज्ञान का जो विवेचन है संगीत में, कभी उस संगीत को उससे अलग नहीं किया जा सकता। संगीत ध्वनि में निहित शक्तियों के योग का एक बहुत ही सबल क्षेत्र है। इसीलिए व्याकरण और संगीत शास्त्र का संबंध हमारे यहाँ हमेशा से रहा है। और जो ये नंदिकेश्वर एक के जो ग्रंथ हैं, उसमें भाषा दर्शन पर उन्होंने अधिकार पूर्वक लिखा, और वहाँ उन्होंने दूसरी ओर उन्होंने भाषा पर भी लिखा और एक और संगीत के विषय में भी लिखा। व्याकरण पर जो उनका ग्रंथ नंदिकेश्वर कारिका का नाम से है, या काशिका पतंजलि से इन्हीं के नाम से है शायद। तो नंदिकेश्वर का जो संगीत संबंधी ग्रंथ है वह अब प्राप्त नहीं है, और उसके जो अंश हैं वो कुछ बिखरे हुए इधर उधर प्राप्त हुए हैं। उसमें ध्वनि की उत्पत्ति, प्रसार, उसका ग्रहण, उसका जो है उपयोग आदि से संबंधित मूल सिद्धांतों का जो वैज्ञानिक और गणित की भाषा से जो अध्ययन किया गया है, हमें उसमें मिलता है। और संगीत के संबंध में इसका सीधा उपयोग जो है ध्वनि विज्ञान का, जो वाद्य यंत्रों के निर्माण में उनके रूप में हम उसको कर सकते हैं। तो हमारे जो प्राचीन शास्त्रकार ध्वनि के जो मूल सिद्धांतों से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन उनकी जो पद्धति एक तो वैज्ञानिक नहीं थी, और दूसरी उसको अभी हमें समझना भी कठिन है। तो ध्वनि सिद्धांत का जो एक संगीत में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन के लिए इसमें हम कर सकते हैं लय, काकू, स्वर, तरंगों जैसे तत्वों का अध्ययन। इस करने के लिए हम प्रयोगात्मक शोध के द्वारा इसकी उपयोगिता को सिद्ध कर सकते हैं। फिर जो हमारे नाट्य शास्त्र है उसका भी नाट्य में ज्ञान, कला, शिल्प, शास्त्र सभी का जो इसमें समावेश है, और नाट्य के सिद्धांत संगीत में भी लागू होते हैं, क्योंकि जो भरत का नाट्य शास्त्र है उसको संगीत के सिद्धांतों का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। और नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का पुनर्विवेचन करके आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसके उपयोगिता को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, वह भी हम अपने शोध के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। तो ये इन सब शोधों शास्त्र के अध्ययन में हमें ये इन शोधों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जैसे जो इन शास्त्रों का एक आप देखते हैं टीका, जैसे रत्नाकर की टीका है, और जो मूल ग्रंथ हैं उनकी जो आलोचनात्मक जो लोग लिखते हैं उस पर आधारित भी ये शोध का एक की दिशा हो सकती है, जिसमें हमारा जो अधिकांश साहित्य जो प्राचीन काल में जो अलिखित था, जिसको लिखा नहीं गया था, और उसका लिखने का जो लेखक द्वारा जो लिपिबद्ध रचना होती थी, उसको क्या एक मूल ग्रंथ मूल ग्रंथ के रूप में कहलाती थी। और जब हम उसकी नकल करते थे तो नकल की प्रति और फिर उसकी प्रतिलिपियां कहलाती थी। तो जो जब हम किसी पाठ की या किसी ग्रंथ की आलोचना का जब वहां कार्य प्रारंभ करते हैं, तो हमें किसी राइटर की या कवि की, लेखक की मूल कृति हमें उपलब्ध नहीं होती, तो उसकी प्रतिलिपियां होती हैं, उसी से हमें कार्य करना होता है। और
जो प्रतिलिपियां होती हैं वो एक प्रति की दूसरी प्रतिलिपि होती है। तो प्रति जो लिपि का जो मूल ग्रंथ का जो नकल होती है उसी को जो है प्रतिलिपि के रूप में चलती है, क्योंकि पहले टाइपिंग जो है टाइपिंग पूर्व काल में होती नहीं थी। तो प्राचीन जो लोकप्रिय ग्रंथ होते थे वो इन्हीं लिपि प्रतिलिपियों के आधार पर हमारे पास हमें प्राप्त होते हैं। तो जो कभी कभी लेखक अपनी स्वयं की भी कृति का संशोधन, मूल प्रति का जो संशोधन है वो भी एक प्रतिलिपि के रूप में कर लेता है। और जो है लेखक अपनी भाषा और शैली के रूप में स्वयं भी उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए दोबारा से अपनी मूल पुस्तक की प्रतिलिपि दोबारा से लिखते हैं, जिसमें हम उसमें भाषा का भी चेंज हो सकता है। तो ये संगीत शास्त्र का जो प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, वो भारतीय संगीत के लक्षणों का जो मूल हमें प्राप्त होता है। इसमें मूलभूत सिद्धांतों का जो निरूपण किया गया है, उसमें भाषा अत्यंत सरल होते हुए भी एक एक श्लोक इतना तत्व भरा है कि उस केवल मूल ग्रंथ के आधार पर उसको समझना असंभव है। तो उसे समझने के लिए हमने अभिनव गुप्त द्वारा लिखित अभिनव भारती टीका जो है उसको हम का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसमें भी भाषा बहुत कठिन है और दार्शनिक दृष्टिकोण इतना ज्यादा मिला हुआ है कि उसे संगीत से अलग करना बहुत ही कठिन है। तो ग्रंथ का पाठ कहीं कहीं जो जो हमें प्राप्त होता है वो बहुत खंडित होने के कारण उसमें जो एक एक शब्द है, एक एक वाक्य है, उस पर अटक जाते हैं और अंत में उस स्थान को छोड़कर फिर आगे बढ़ जाना पड़ता है। इसी प्रकार संगीत रत्नाकर के लक्षण का विकास जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक हमारे लिए एक वट वृक्ष के समान है। लेकिन संगीत रत्नाकर के बाद के जो ग्रंथ हैं उसमें संगीत की पारिभाषिक जो शब्दावली है उसमें हमें अंतर के संकेत दिखाई देते हैं। तो यह अंतर वर्तमान लक्ष्य में परख की तक पहुंचने का जो हमें आज उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत दो पद्धतियों में जो भिन्नता हमें दिखाई देती है वो शायद इसी कारण हमें दिखाई देती है। और संगीत का जो के लक्षण बहुत कुछ सुरक्षित हैं। हमारे जो परंपरागत संगीत जो हमारे पास है वो हमारे पास बहुत ही नोटेशन फॉर्म में बहुत ही कम उपलब्ध है। हमारी यह सारी की सारी जो परंपरा है जो है वो मौखिक परंपरा है, और जो हमारे पास है वो जो डेवलप हुई है वो बिल्कुल ही नवीन है। तो प्राचीन को साथ लेकर चलते हम अवश्य हैं, परंतु हमारा उसमें बहुत कुछ चेंजेस होकर अब नए रूप में हमें हमारे सामने है। तो इसकी जो ऐतिहासिक निर्मिति करने के लिए हमारे पास जो कुछ लक्षणों का जो आधार है उसके अभाव में मतलब पूर्णतः जो हमें पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त है उसे सिद्ध करना अत्यंत ही कठिन है। तो शोध के द्वारा इन लक्षणों के आधार पर हम लक्ष्य को फिर से उनका लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो शोध है उसमें किसी विषयगत शोध कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ तथ्यों पर आधारित भी शोध हो सकते हैं। और विषयगत जो शोध है उसमें किसी भी मतलब हमें यह
देखना होगा कि जो सिद्धांत जो हमारे जो विवादों के घेरे में है, उनके उनका कोई कोई एक पर्टिकुलर ऐसा लेकर उसको चुनकर उससे अपने आधुनिक अपने ज्ञान के अनुसार हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं, और अपने अध्ययन को नियमित रूप से हम इससे अपने बाकी सिद्धांतों के आधार पर उसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें अन्य अन्य सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हम अपने संगीत को रिलेट करके शोध कर सकते हैं, जिसमें विज्ञान, समाज विज्ञान और ह्यूमैनिटीज के अन्य विषयों से उनका जोड़ सकते हैं। और उसके बाद फैक्ट्स पर आधारित शोध हो सकते हैं, आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए शोध हो सकते हैं। इसमें इस प्रकार के जो शोध कार्य होते हैं वो साहित्य में ज्यादा होते हैं, आलोचनात्मक शोध। और तथ्यों की अपेक्षा इसमें जो हमें जो अनुसंधान करने के लिए जो हमें सामग्री होती है वो हमें हमें अपने विचारों और की संपदा के आधार पर ही इसमें शोध करने का स्कोप होता है। मतलब हमें अपने किसी किसी पुस्तक की आलोचना करनी है तो हमें फिर वो अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही विकसित करना होगा, और उसी के आधार पर जो पद्धति विकसित होगी वो हमारे शोध की को प्रभावात्मक बनाएगी और उसको एक नई प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। तो इस प्रकार का जो शोध कार्य होगा वो पूर्णतः किसी कृति पर केंद्रित होगा, किसी रचना पर केंद्रित होगा। और इस प्रकार का जो शोध कार्य होगा वो उसी कृति की पृष्ठभूमि में हमको करना होगा कि वह किस युग की है, किस परिवेश में की गई है, और उसमें पूरे उस कृतिकार का जीवन दर्शन, उसके संस्कार, उसकी जीवन की परिस्थितियां, जो सब चीजों को उसमें हमको समाहित करना होगा। और क्योंकि जो यह इस प्रकार का जो कार्य होगा, हम देखते हैं कि साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है। और जो समाज की जो अभिव्यक्ति होती है वो संगीत द्वारा होती है। तो संगीत संबंधी जो प्राचीन साहित्य का परिचय जब हम संगीत में जो हमारी जिज्ञासा है उसको जो उत्पन्न करेगा, और तो हम अपने अतीत में जो संगीत था उसको समझने के लिए हमारे जो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपनाना होगा, और संगीत की जो शास्त्रीय विवेचना है वो हमें करनी होगी। तो इसके अतिरिक्त आलोचनात्मक शोध के अतिरिक्त हमारे समाज विज्ञान से भी संबंधित अनेक शोध हो सकते हैं, क्योंकि हम उस एक किसी टाइम पीरियड का संगीत लें और समाज में उसका उस समय की सामाजिक पूरे परिवेश का अध्ययन करें, और संगीत में उस समाज में उस समय संगीत का कैसे विकास हुआ और संगीत का क्या स्थान था, इस पर भी हम अपने शोध को आधारित कर सकते हैं। क्योंकि संगीत के सामाजिक अध्ययन का जो सच्चा स्वरूप होगा वो एक विशेष प्रकार की व्यवस्था और उस समाज में क्या हमारे संगीत की स्थिति रही, समाज में क्या परिवर्तन हुआ, समाज में संगीत का के प्रभाव से कुछ क्या लोगों का क्या दृष्टिकोण था, इन सब का अध्ययन भी हम समाज विज्ञान के से संबंधित शोध के द्वारा कर सकते हैं। फिर सौंदर्य शास्त्र को भी एक विषय के रूप में ले सकते हैं। सौंदर्य शास्त्र जो कि एक बहुत ही विकसित शास्त्र है, और पाश्चात्य देशों में म्यूजिकल एस्थेटिक्स का
संगीत शास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। और इसमें भारतीय परंपरा में जो संगीत सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत जो है वो दार्शनिकता का पुट हमें दिखाई देता है। और भारतीय दर्शन शास्त्र में किसी भी सत्ता के जो है 3 तत्व माने जाते हैं, सत, चित्त और आनंद। तो इसलिए सौंदर्य का जो समावेश है आनंद के अंतर्गत माना जाता है। आनंद का नाम जिसको हम कहते हैं रस, और कलाओं से जो आनंद प्राप्त होता है उसके लिए जो रस का प्रयोग किया जाता है उसके अंतर्गत संगीत का अध्ययन किया जा सकता है। तो संगीत में साहित्य का समावेश होने से जो हमारी संगीत की जो अमूर्तता है उसको हम मूर्त रूप प्रदान करते हैं। और जैसे किसी भी संस्कार पर या जब कोई मांगलिक ध्वनियों के साथ जो जैसे हम संगीत का प्रयोग करते हैं जिसमें शहनाई के स्वर आदि का समावेश होता है, तो उसको एक भाव मिल जाता है और निश्चित रूप से वो हमारे अंदर एक भावनाओं को उत्पन्न करता है। तो संगीत के जो ये सौंदर्यात्मक जो स्तर का जो निर्धारण है वो बहुत ही कठिन होता है। और संगीत कला की जो जिसमें हमें जो हमारे संगीत को जो शब्दों के द्वारा मूर्तता प्रदान की गई उससे जो सौंदर्य दुगुणित हो जाता है, उसी सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन हम एक शोध के तरह सौंदर्यात्मकता की जो मूर्तता के रूप में के प्रति जो हमारी धारणाएं हैं सौंदर्य तत्व को समझने के लिए, वो हम इसको शोध के का एक महत्वपूर्ण उसको एक क्षेत्र में उसका अध्ययन कर सकते हैं। और समाज शास्त्र से संबंध कर लिया हमने, सौंदर्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ऐतिहासिक, इसके अतिरिक्त और भी किए जा सकते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक शोध भी किए जा सकते हैं जिसमें जैसे क्योंकि संगीत का प्रभाव हमारे मानसिक विकास के सभी क्षेत्रों पर होता है और इस विषय में भी कई अध्ययन किए जा सकते हैं, अनुसंधान किए जा सकते हैं। और क्योंकि मनुष्य का जो संगीत के द्वारा बौद्धिक विकास, व्यक्तिगत विकास, इसके क्षेत्र में भी इससे रिलेटेड अध्ययन किए जा सकते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत मन की क्रिया का, मन के व्यवहार का अध्ययन और संगीत का जो मन से घनिष्ठ संबंध है, इसको रिलेट करके संबंध जोड़कर उनका अध्ययन एक रोचक विषय बन सकता है। फिर पाश्चात्य देशों में तो इस संबंध में कई कार्य हुए हैं। एक बड़े फेमस पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ म्यूजिक, जिसमें संगीत के विषय में मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया है और उसके अंतर्गत संगीत से मन का संबंध, उसका संगीत विज्ञान, संगीत में नाद, तारता, तीव्रता, संगीत के जो वादी संवादी आदि गुण हैं, फिर इन वाद्य वृंदों का अध्ययन, कंठ ध्वनि आदि जो है के इस पुस्तक में काफी डिटेल में संबंध मनोविज्ञान से संगीत का बताया गया है। और संगीत में मन के मनोविज्ञान का एक और अन्य एक क्षेत्र है संगीत चिकित्सा। मानसिक रोगियों का, मंद बुद्धि लोगों को रोगों से कैसे निदान किया जाए, बौद्धिक विकास किया जाए, संगीत में कैसे, संगीत चिकित्सा से कैसे उपचार किया जाए, ये भी एक अनुसंधान का विषय हो सकता है। और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत हम अनेक परीक्षण कर सकते हैं। अगर यदि किसी ने मनोविज्ञान को
एक सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में या कभी पढ़ा है, तो वो विभिन्न परीक्षण भी इसमें निर्माण कर सकते हैं। तो उसमें बुद्धि परीक्षण, जिसमें आईक्यू टेस्ट, फिर योग्यता परीक्षण, और क्योंकि जब संगीत से संबंधित मनोविज्ञान से संगीत का से संबंधित कोई विषय लेंगे, तो हम उसमें फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि छात्रों का जो प्रदर्शन है संगीत में, वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनके द्वारा प्रभावित होता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें उन फैक्टर्स को ढूंढेंगे। उसमें संगीत का जो उसका के प्रति जो अभिरुचि है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें उसमें निर्भर करेंगी। उसका पारिवारिक फैमिली बैकग्राउंड, उसके इनबॉर्न टैलेंट यदि है तो वो, और इन सब बातों का जो अध्ययन होगा वो मनोविज्ञान और संगीत दोनों के समावेश से होगा कि कौन से ऐसे जो फैक्ट, तो उस आधार पर हम कोई टेस्ट भी, एक टेस्ट का भी निर्माण उसकी संगीत विषयक बुद्धि के परीक्षण के लिए कर सकते हैं। क्योंकि संगीत विषयक बुद्धि से तात्पर्य कि आप देखिए कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा सुरीला होते हुए भी कई बार थ्योरेटिकली बड़ा वीक होता है। तो वो परीक्षण भी, मतलब कि संगीत का तो उसको, संगीत में तो उसका स्वर और सब अच्छा है, लेकिन अगर उसका कुछ रिटेंशन, उसकी जो ग्रहणशीलता है, उसको जो संगीत में कोई अगर कोई चीज दी जाए तो वो याद करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम है या ज्यादा है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी उस कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सब बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, जिस पर शोध किया जा सके। फिर हमारे जो अगर साइंस से रिलेटेड किसी टॉपिक पे करना है, मतलब साइंस और म्यूजिक को जोड़ना है, तो हम अपने मुख्य जो हमारे श्रवण के लिए जो है कान है और हमारा कंठ है, इसको भी संगीत की दृष्टि से हम, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे दोनों ये पार्ट हैं, संगीत में दोनों की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो कंठ में ध्वनि की कैसे उत्पत्ति होती है, कान उसे कैसे ग्रहण करता है, इन सब का भी विस्तृत अध्ययन हम अपने शोध के द्वारा कर सकते हैं। ध्वनियों की विशेषता, संगीत में ध्वनियों का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया हो सकता है। और भारत में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन हुए हैं उनमें जैसे मतलब जो ये हमारे जो श्रवण और कंठ, जो हमारा स्वर उत्पादक यंत्र है, कंठ है, उसके आधार पर हम इन अपने शोध का एक साइंटिफिक उससे रिलेट करके हम उसको का अध्ययन कर सकते हैं। फिर लोक साहित्य, लोक संगीत से संबंधित भी विषय हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसका जो मूल होता है वो किसी भी देश के लोक साहित्य में होता है, उसके लोक साहित्य में ही मूल रूप से मिलता है। तो हम इसमें लोक नृत्य, लोक गीत, लोक वाद्य, लोक नाट्य और संगीत की दृष्टि से उसमें इन क्षेत्रों में अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें साहित्यिकता भी होगी, संगीतात्मकता भी होगी, कलात्मकता और जनमानस की जो है अनुभूतियां हैं, उसका भी सीधा और सच्चा वर्णन हम लोग संगीत के द्वारा कर सकते हैं। फिर साहित्य और संगीत का मिला जुला भी अध्ययन हम इस के द्वारा कर पाएंगे। और विभिन्न प्रथाओं का, भाषाओं का, बोलियों का, सभ्य, इन सब में लोक अध्ययन में हमारा ये सब बहुत ही विस्तृत क्षेत्र
हमारे अध्ययन का हो जाएगा, और जो विशिष्टताएं हैं इनका अध्ययन भी हम लोकगीतों के माध्यम से, लोक साहित्य के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की विधाओं के माध्यम से, विभिन्न धुनों की कहाँ उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, उनमें क्या लय है, क्या ताल है, क्या छंद है, आदि तत्व जो है, हम अपने इनका जो अध्ययन है लोक साहित्य के परीक्षण से उनकी उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनको कैसे उनको परिष्कृत किया जाए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण हमारे लिए शोध का विषय हो सकता है, शोध का क्षेत्र हो सकता है। और लोक वाद्यों की जो है वादन कला, उनके वो लोक वाद्यों के निर्माण विधि और उनका शास्त्रीय वाद्यों से कैसे उनका संबंध है, और इनके साथ साथ लोक नृत्यों का भी हम अपने इस लोक मतलब फोक म्यूजिक से संबंधित अपने शोध पर हम बहुत सारी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके इनके अतिरिक्त बहुत मतलब अध्ययन करने के क्षेत्रों को हम अपने आप अपनी दृष्टि से और भी खोज सकते हैं, और संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी अध्ययन किया जा सकता है। इसमें पाठ्यक्रम के विषय में भी कर सकते हैं कि संगीत की, क्योंकि संगीत शिक्षा केवल गुरुओं के माध्यम से ही प्राप्त होती है, ये लिखित फॉर्म में नहीं होती है। तो इसमें नई विधियां, तकनीकें कैसे खोजने की आवश्यकता है, और संगीत केवल विषय के रूप में ही नहीं, हम कैसे एक संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, इस पर भी हम अध्ययन कर सकते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसे संगीत का एक, हम बहुत सारे और भी विषयों पर कर सकते हैं, जिसमें संगीत शिक्षा का हम इतिहास पर ही अध्ययन करें कि संगीत शिक्षा का क्या इतिहास है, कहाँ से कैसे, तो हम इसमें गुरुकुल परंपरा से लेकर घरानेदार परंपरा, फिर आज की वर्तमान की विद्यालय शिक्षा, इस प्रकार से हम उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त संगीत का जो शिक्षण का हम पहले तो मतलब उसके फॉर्म्स का कर लिया कि कैसे संगीत शिक्षण की क्रियाएं कैसे चेंज हुई, समाज के परिप्रेक्ष्य में कैसे बदलता गया उसका संगीत शिक्षण का स्वरूप, और इसका हम सामाजिक अध्ययन भी इस रूप में कर सकते हैं कि कैसे विभिन्न समूह में आपसी संबंध होता है, और कैसे जो है समाज की विभिन्न विधियों में, नियमों में, विद्यालयों में, इनमें तो कैसे संगीत में हम डेवलप कर सकते हैं, और समाज विज्ञान के जो अनुसंधान है उसमें इस विषय को हम शामिल कर सकते हैं। तो इसमें संगीत शिक्षण का जो प्रभाव होगा, जो परिणाम होगा, वो उसका अध्ययन हमारे अनुसंधान का क्षेत्र हो सकता है। और इसमें एक प्रशासन के क्षेत्र में भी बहुत अनुसंधान हुए हैं, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में, जिसमें जो बहुत से जो है पाश्चात्य देशों में हुए, उनमें संस्कृति की भिन्नता के कारण हम यहाँ पर लागू नहीं कर सकते, लेकिन शैक्षिक प्रशासन की जो प्रणाली है, जो विभिन्न संस्कृतियों को की जो समस्याएं हैं उसको हम इसमें अपने शोध में हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और संगीत प्रशिक्षण की क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या कमियां थी, उनको कैसे दूर किया जाए, और अब आधुनिक प्रशिक्षण की क्या प्रणालियां होनी चाहिए, हम स्वयं डेवलप करके उस पर भी अनुसंधान
कर सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे जो संसाधन हैं वो स्कूल कॉलेजेस में ही दिलवाए जा सकते हैं विद्यार्थियों को, उनको सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, क्योंकि बहुत से आर्थिक अनुदान और आर्थिक संसाधनों की कमी से इस क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में सुविधाएं ना होने के कारण बहुत से छात्र वंचित रह जाते हैं। तो वो हम अपने प्रशासन द्वारा और शिक्षण संस्थानों द्वारा उनमें सहयोग करने का एक वो प्रक्रिया को अपना सकते हैं। उसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम संबंधी भी हम शोध कर सकते हैं कि उसमें क्या विषय रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। इस पर भी हम अपने अनेक वो दे सकते हैं आइडियाज, जिसमें संगीत के पाठ्यक्रमों का जो विश्लेषण करके हम देख सकते हैं कि उनके कैसे क्या उनका मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक आधार है, उन पर क्या विचार विमर्श हो सकता है, उन पे संशोधन हो सकता है, उनमें क्या किस परिवर्तन की आवश्यकता है, और जो प्रस्तावित जो हमारे संशोधन होंगे उनका जो मूल्यांकन है वो भी हम अनुसंधान का एक एरिया, एक क्षेत्र बना सकते हैं। फिर विशिष्ट पाठ्यक्रमों से लाभान्वित करने के लिए विद्यार्थियों को, अध्यापकों की क्या शैक्षिक तैयारी होनी चाहिए, उनको कैसे प्रशिक्षित होना चाहिए, कैसे पाठ्यक्रम, एक अध्यापक के ऊपर कितना पाठ्यक्रम का भार डालना चाहिए, इन सब पर भी हम एक शोध का वो बना सकते हैं, एक आउटलाइन, एक नवीनता उसमें उत्पन्न करने के लिए। फिर पाठ्यक्रम के लिए जो कौन सी पुस्तकें सहायक होंगी, किसमें क्या सामग्री उपलब्ध होगी, पुस्तकों के विषय में, वस्तु में उनकी भाषा, और ये सब हम इनके द्वारा बहुत विचार कर सकते हैं कि कैसे क्या किन पॉइंट्स पे, किन क्राइटेरिया हो, क्या मूल्यांकन का, संगीत के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का क्या एक मापदंड हो, इस पर भी हम शोध की दिशा को ले जा सकते हैं। और क्योंकि संगीत क्रियात्मक पक्ष ज्यादा है, उसकी उपयोगिता है और उसका प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसके विभिन्न पक्षों पर अध्ययन करने की अत्यंत आवश्यकता है। फिर यही सब चीजें बहुत सारी हो गई जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। संगीत अध्यापक का जो है प्रशिक्षण किस प्रकार हो, इस पर भी हम शिक्षण विधियां खोज सकते हैं। छात्र और अध्यापकों को उसमें प्रशिक्षित किया जाने की टेक्निक हम डेवलप कर सकते हैं, और कैसे जो है एक आदर्श शिक्षक की, अध्यापक की एक जो हमारे अंदर एक धारणा है कि एक संगीत शिक्षक को कैसा होना चाहिए, उससे क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं, और क्या टेक्निक होनी चाहिए शिक्षण की, विद्यालयों में कैसे पाठ्यक्रम को सुधारा जाए, और छात्रों में उनके संगीत के प्रति इच्छा, उनकी सीखने की इच्छा, उनमें अभ्यास करने की, उनके रियाज करने के तरीके सुधारने की अनेक बातें इसमें हम अपने शोध द्वारा हम डेवलप कर सकते हैं, बता सकते हैं। और कैसे जो है बालक के विकास में हम ये संगीत शिक्षा उपयोगी होगी, कैसे सामाजिक व्यवहार में, उसके डेवलपमेंट में, उसकी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स के डेवलपमेंट में, उसके बिहेवियर में, उसको
उसकी लर्निंग प्रोसेस में उसकी बुद्धि पर जो प्रभाव होगा संगीत का, उन सब क्षेत्रों का भी इसमें विस्तृत अध्ययन हम कर सकते हैं। और जो इसमें हमारा जो है, हम उसको एक संगीत का जो है एक टेस्ट, जो बुद्धि परीक्षण है उसको मापने के लिए भी एक टेस्ट की तरह भी हम उसमें बना सकते हैं, जिसमें हम क्वेश्चनियर्स बना के म्यूजिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस डालकर और बहुत सारी चीजें उसमें हम कर सकते हैं, जिससे कि आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर परफॉर्मेंस टेस्ट, इसी तरह का पर्सनालिटी टेस्ट, और इन सब, एक तो कॉमन टेस्ट हो सकता है, फिर म्यूजिकल एबिलिटी का टेस्ट अलग से हो सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारे विषयों को लेते हुए हम नवीन शोध के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं। मतलब पूर्व में हुए गए जो भी कार्य हैं, उनके अतिरिक्त हमको कुछ नवीन शोध की जो संभावना है उसको स्वयं ही खोजने का प्रयास करना पड़ेगा। हम इसमें तुलनात्मक शिक्षा का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो हम तुलनात्मक शिक्षा पाश्चात्य और हिंदुस्तानी में, या हिंदुस्तानी और कर्नाटक में, इन सब के इन विषयों पर भी हम अपने शोध को कर सकते हैं, और पूर्व में हुए शोधों में कुछ नवीनता लाकर पूर्व में हुए वे सर्वेक्षण का विश्लेषण करके भी हम तुलनात्मक शोध कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे डायरेक्शंस हैं जिनमें हम शोध को अपने ले जा सकते हैं, और अपनी रुचि के अनुसार। पहले एक होता है इंटरेस्ट, की किसी का इंटरेस्ट किस प्रयोगात्मक शोध में है, किसी का इंटरेस्ट शास्त्र में है, किसी का थ्योरेटिकल है, ऐतिहासिक है। तो उसको भी हमारी रुचि और अभिरुचि के अनुसार हम अपने शोध की दिशाएं निर्धारित कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने लाइकिंग के अकॉर्डिंग, अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपको जो ज्यादा आकर्षित लगता है, उस क्षेत्र में अपने शोध की दिशाओं को ले जा सकते हैं। आई होप कि क्योंकि शोध संगीत में शोध के लिए थोड़ा लिमिटेशंस रहती हैं, विषय वगैरह ढूंढना उनको, क्योंकि बहुत सारा रिपीटेटिव शोध होने की संभावना हो जाती है कि वो ऑलरेडी पास्ट में हो गया है, हमारा लाइकिंग का विषय भी है, लेकिन उसमें ऑलरेडी बहुत काम हो गया है, इसलिए उसको छोड़कर फिर किसी और विषय को हमें ढूंढना पड़ता है। तो जैसा भी हम उसमें कोई भी नए एस्पेक्ट को खोजकर अपने शोध का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अब किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मैम, जैसे ये जो शोध विधियां प्रविधियां जो है पढ़ाई जाती हैं, विशेष रूप से हम लोगों को जो साइकोलॉजी वाले टीचर होते हैं, वे पढ़ाते हैं। हम्म। तो क्या ये जो है शोध प्रविधियां मतलब हर सब्जेक्ट वाले अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं? तो हम लोग जैसे म्यूजिक वाले पढ़ाएं, जैसे म्यूजिक टीचर पढ़ाएं, तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा मैम? ये एक्चुअली, टेक्निक अपनाई जाए। हाँ, नहीं, एक्चुअली आप जैसे जानते हैं कि म्यूजिक विषय में इस तरह की कोई शोध प्रविधियों का कोई वो नहीं है, कोई एक पैटर्न नहीं है।
हम लोग जो भी शोध म्यूजिक में हुए हैं वो इन्हीं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आप जैसे मेथोडोलॉजी में पढ़ रहे हैं उन्हीं को हम लोग एज इट इज फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो जो संगीत में जो शोध है वो अपने अकॉर्डिंग हम इसी को फॉलो कर लेते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो जैसे जो पास्ट में जो हुई, जो रिसर्चेस हुई, उसमें एक्चुअली इन सब बातों का इतना ध्यान नहीं रखा गया। इसीलिए अब जितने भी शोध हो रहे हैं उनको एक डायरेक्शन में, एक साइंटिफिक रूप देने के लिए इस रिसर्च मेथोडोलॉजी को प्रारंभ किया गया है। तो जो आप लोगों के से 2 साल पूर्व जितने भी लोगों ने किए होंगे तो वो पुरानी पद्धति से ही शोध हुए। उनमें ऐसा साइंटिफिक शोध जो है, जो आज आप कह रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो पढ़ाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत कम हुए। तो संगीत के टीचर द्वारा भी अगर पढ़ाया जाए तो इन्हीं इन्हीं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमको भी अपना शोध निर्धारित करना होगा। तो जैसे आप लोग सर्वप्रथम भाई बताया गया कि शोध के क्या स्टेप्स क्या होने चाहिए, कि पहले प्रस्तावना हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर एक समस्या, हमने अपना जो हमारा शीर्षक है उसी को हम समस्या मान लें कि जैसे अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि संगीत के इसमें किसी विद्यार्थी के संगीत के परफॉर्मेंस में, प्रदर्शन में ऐसे कौन से तत्व निर्धारित किए जा सकते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को, उसके प्रदर्शन को प्रभावित करें। तो यही एक हमारी प्रॉब्लम हो गई कि ये कौन से तत्व हैं जो उसकी प्रदर्शन को प्रभावित करेंगे। फिर ये ऑब्जेक्टिव हो गया हमारी स्टडी का। उसी के आधार पर हम एक परिकल्पना अपनी बना ली। फिर उस परिकल्पना का जो निर्माण किया उसमें हम यही तत्व की कैसे क्या जन्मजात गुण होने के बाद उसको बाकी चीजें और क्या प्रभावित करेंगी, उसका पर्यावरण प्रभावित करेगा, उसका परिवार प्रभावित करेगा, उसका उसका जो बौद्धिक, अभी वही यही सब, इनमें सब वही सब चीजें आ जाएंगी कि उसका आईक्यू लेवल, उसकी म्यूजिकल एप्टीट्यूड, उसका संगीत के प्रति उसकी अभिरुचि। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे म्यूजिक के नहीं होते फिर भी उनमें म्यूजिकल एप्टीट्यूड बहुत होता है। स्वयं वो जन्मजात ऐसा गुण होता है उनके अंदर, ईश्वर प्रदत्त होता है। तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स ऐसी हम इसमें अध्ययन करेंगे तो जो जो हमारा जो ये होगा वो इसी तरह हमारा क्रमबद्ध उसी मेथोडोलॉजी पर आधारित होकर चलेगा। फिर हम उसमें कैसे जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसमें हम किन पुस्तकों का अध्ययन करें कि उसमें हमें पता चले कि इनसे पूर्व कौन से शोध हुए हैं। जो तो फिर वो मनोविज्ञान और संगीत से रिलेटेड जितने भी साइकोलॉजी ऑफ म्यूजिक और मनोविज्ञान और संगीत पर जो भी शोध हुए हैं उनका लिटरेचर पढ़ेंगे। फिर हम मेथोडोलॉजी बनाएंगे, फिर हम कैसे जो है अपने डेटा का कलेक्शन करेंगे, फिर उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर हमारा जो निष्कर्ष है और उसको फाइंडिंग्स हैं और क्या जो भी है, तो जो हम जो बनाएंगे तो वो हमारा एक स्टेप बाय स्टेप होगा। और यही स्टेप फॉलो करते हुए हमारी रिसर्च एक साइंटिफिक रिसर्च के रूप में सामने आएगी। तो हम भी अगर संगीत के विषय में भी करेंगे तो हम इन्हीं मेथोडोलॉजी वाले, इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के पैटर्न पर ही अपने रिसर्च को अंजाम देंगे। बहुत सारी चीजें हम एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसको उसी के रूप में करने का प्रयास करेंगे। तो यही एक सिस्टमैटिक रिसर्च का पैटर्न होगा। तो आप लोग एक रफ
एंड अपना अभी आप लोगों को शायद प्रोजेक्ट वगैरह भी करवाया जाए कि आप सिनॉप्सिस बनाइए, तो आप एक सैंपल के रूप में उसको उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि आप की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल तक हो गई है और आप उसमें मतलब आप कितना उसको समझ पा रहे हैं। और यही एक सफल शोध का एक वो रहेगा क्राइटेरिया। ओके मैम। हम भी देखेंगे कि संगीत में रिसर्च के लिए कैसे किन स्टेप्स को और फॉलो किया जाए और कैसे अपने शोध को प्रभावशाली बनाया जाए, उसके लिए थोड़ा सा और अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों के समय में इस तरह के शोध का कोई एक वो नहीं था, पैटर्न नहीं था कि इसी पर आधारित कुछ हो। तो जो पूर्व में हुए शोध उनको इस इतना साइंटिफिक नहीं माना गया, इसीलिए अब ये मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग ही एक शोध का प्रारूप बनाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग कोई सजेशन और टॉपिक जो भी हो दीजिएगा। जी मैम। जी मैम। ओके।